हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एलपी के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को भी पता होगा कि आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम 25 नवंबर से चालू होकर 29 नवंबर को समाप्त होने वाला है। ऐसे में आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम जो है यानी कल 25 नवंबर को होगा। तो जिन कैंडिडेट का 25 नवंबर को है या आगे भी हैं, वो सभी कैंडिडेट इस बात को ध्यान देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम से जुड़ी हुई बातें हैं। अक्सर कैंडिडेट जो है गलती कर देते हैं और एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। ये बहुत ज़्यादा समय की वीडियो नहीं है और देखेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें हों जो आप गलती कर रहे हो, तो देखने के बाद उसमें सुधार हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि जिन भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम 25-26 या जो भी हो एएलपी की एग्ज़ाम की बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सबसे पहले अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको देखना चाहिए, जिसमें कि आपके एडमिट कार्ड, ठीक है, उसके बाद से आईडी और फ़ोटो। कोशिश करें आप 2 आईडी लेके जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि एक आपके पास आधार कार्ड होगा, दूसरा डीएल, वोटिंग कार्ड, जो भी चीज़ हो, 2 आईडी कार्ड आप ले जाने की कोशिश करें और फ़ोटो रखें। आपको बता देते हैं कि आप आईडी कार्ड ओरिजिनल ले जाएं। हालांकि वहाँ पे आपको एक ही आईडी कार्ड से काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप 2 रखें। किसी स्थिति में हो सकता है कि दोनों लग जाए तो दोनों दिखाना पड़े, तो आपके पास रहेगा तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं फ़ोटो की बात। तो ऐसे होता है कि जब भी एग्ज़ाम आता है तो एडमिट कार्ड जब कैंडिडेट का आता है तो उनके मन में ये होने लगती है कि क्या हम जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उस समय का फ़ोटो हमें इसमें ले जाना है। तो ऐसा नहीं है, आपको उसमें न्यूनतम फ़ोटो ले जाना होता है। ठीक है, इस समय का आप फ़ोटो खिंचवाइएगा और उसको लेके जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको फ़ोटो संबंधित जो भी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो गया होगा। आप इस समय का न्यूनतम फ़ोटो खिंचवा के रख लीजिएगा, वही लेके जाइएगा। या हो 2-4 महीना 6 महीना पुराना भी वो चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो फॉर्म में अपलोड किए थे वो फ़ोटो लगेगा, ऐसा नहीं है। इस चीज़ से आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि फ़ोटो आपका ही लगना है। ऐसा नहीं है कि रेलवे कहती है कि हमको वही वाला फ़ोटो चाहिए। वो बोलती है कि भाई जैसा फ़ोटो आपने लगाया था वैसा चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है कि जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म भरते समय फ़ोटो लगा था उसका फ़ोटो हमें चाहिए उस समय। ठीक है, इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने की। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ कैंडिडेट हैं जो गलती करते हैं, बहुत तो नहीं करते हैं। बहुत कैंडिडेट टाइम से पहले पहुँच जाते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट होते हैं जो टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि हमने भी जब एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ कई लड़के को देखा था कि जब उसका क्लोजिंग टाइम हो गया था गेट बंद करने का, यानी बंद हो गया था, लगभग जस्ट अंदर हम लोग के जाने के बाद ही वो गेट पे पहुँचे, तो उन लोगों को गेट पे एंट्री नहीं दिया गया। हालांकि वो रोने लगे, चाहे जो भी कुछ हुआ, लेकिन एंट्री फिर भी नहीं मिला। और जबकि लेट की अगर बात करें तो 1 से 2 मिनट ही लेट उनका हुआ होगा। तो इसलिए आपको हम पहले बता देते हैं कि आप जब भी एग्ज़ाम में जाइए तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है लगभग उससे 1 घंटा पहले ही आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाइए। अच्छी तरह से एग्ज़ाम सेंटर का जो कोड है अपने एडमिट कार्ड से मिला लीजिए कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर यही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस पर जो नाम लिखा है वो कोड वगैरह जो भी होगा मिलाने वाला मिला के पूरा कंफर्म कर लीजिएगा कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर ये है। बाद में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये तो हो गई एग्ज़ाम सेंटर की बात। मान के चलिए कि बहुत से कैंडिडेट का अलग अलग सिटी में एग्ज़ाम सेंटर है, तो वो पहुंच गए होंगे, क्योंकि कल से एग्ज़ाम चालू होना है तो वो आज ही पहुंच गए होंगे। और ऐसा भी होता है कि जब कैंडिडेट पहुंच जाते हैं अपने एग्ज़ाम सिटी में तो सोचते हैं अब यहाँ से एग्ज़ाम सेंटर मेरा नज़दीक ही है, टाइम से निकलेंगे। तो आप ऐसा ना करिएगा। आपका रिपोर्टिंग टाइम अगर 7 बजे है तो आप कोशिश करिए कि अपने एग्ज़ाम सेंटर पे 6 बजे ही पहुँच जाएँ, सारी चीज़ें देख लें। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम एक ही सिटी में कई एग्ज़ाम सेंटर होते हैं और लगभग मिलते जुलते नाम से हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कहीं कहीं हो जाता है। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो, लेकिन हो जाता है ऐसी चीज़ें। तो बहुत कैंडिडेट होते हैं जो दूसरे सेंटर पे जिनका एग्ज़ाम रहता है और वो दूसरे सेंटर पे चले जाते हैं। बाद में पता करने पे मालूम चलता है कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर ये नहीं है, अगला वाला है। तो वो फिर भगे भगे वहाँ जाते हैं। तो इसी स्थिति में आपसे बता रहे हैं आप थोड़ा पहले जाइएगा, सारी चीज़ें मिला लीजिएगा कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर यही है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद से जब आप एंट्री करेंगे तो अंदर जाने के बाद जब आपको सिग्नेचर करवाया जाएगा
अपने हस्ताक्षर। वहाँ पे आपको एक गलती ये नहीं करनी है, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भरते समय कुछ और सिग्नेचर किया और एग्ज़ाम पे टाइम आपको दूसरी सिग्नेचर नहीं करनी है। जो आपने कर दिया फॉर्म भरते टाइम, अब उसी सिग्नेचर को लास्ट आपको ज्वाइनिंग तक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तक उसी सिग्नेचर को करना है। भले लास्ट में आप ड्यूटी करने लगें तो अपने सिग्नेचर को बदल दें, वो बात की बात है, लेकिन आपने जो फॉर्म भरते समय सिग्नेचर किया है अब उसी को लास्ट तक करिए। यानी कि CBT 1 CBT 2 वगैरह जो भी है। आप फ्रेंड्स एक चीज़ और देखेंगे कि वहाँ पे एक राइटिंग लिखने के लिए आती है, उसमें आपको कंप्यूटर पे कुछ चीज़ें शो होती हैं लेटर जैसा, उसको लिखा जाता है अपने हाथ से। देखिए उस चीज़ को उसमें जैसा बोला है, कैपिटल लेटर में बोला है तो कैपिटल में, या स्मॉल में बोला है स्मॉल में, उसको ऐसे लिख दीजिए। अब उसका एक चीज़ होता है, उसका फ़ायदा ये होती है कि वो देखिए आप CBT 1 में जाएंगे तब भी लिखवाएगा आपको, CBT 2 में जाएंगे तब भी लिखवाएगा, साइको में जाएंगे तब भी, यानी लास्ट तक DB तक आपको वो चीज़ें लिखवाएगा। और अब जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे ना फ्रेंड्स, उस समय आपने जहाँ जहाँ एग्ज़ाम दिया है जिस सेंटर पे, और वो अपने हाथ से लिखे हैं, वो सारी पर्ची आपको उस DB के समय मिल जाएगी। आप देखेंगे कि हमने मान लीजिए कि पहला अपना CBT 2 इलाहाबाद में दिया, दूसरा कोलकाता में दिया, मतलब हम बता रहे हैं आपको, तो वो हर जगह से आपकी वो पर्ची एक जगह आपको DB के टाइम वहाँ मिल जाएगी देखने को कि आपने CBT 1 में कैसा लिखा था, CBT 2 में कैसा लिखा था, सब वहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसका फ़ायदा एक चीज़ रहता है कि जिन भी कैंडिडेट का सिग्नेचर अगर मिसमैच हो जाता है ना, बाद में मानिए सिग्नेचर कर रहा है मैच नहीं कर रहा है लास्ट में, तो वो लोग इसी चीज़ से मिला लेते हैं, जो आपकी रनिंग राइटिंग होती है ना लिखी हुई, उसी से मिलाते हैं कि हाँ यही कैंडिडेट है कि नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपका जो जिस मतलब राइटिंग में आप लिखते हैं उसी राइटिंग में उसको लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको बना बना के अच्छे से लिख दीजिए, फिर CBT 2 में जाइए तो उसको और अच्छे से दूसरे तरह से लिख दीजिए, मतलब किसी का मैच ही ना हो। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसे लिखते हैं वहाँ पे आपकी ये नहीं चेक होगा कि आप बहुत अच्छे लिख रहे हैं कि ख़राब लिख रहे हैं, ये चेक होता है कि आप किस प्रकार लिख रहे हैं, और कुछ गलती अगर हो तो उसी से मिलाया जाए, बाकी उसका और ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी लिखने की बात। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि इस एग्ज़ाम में क्या चीज़ें हैं जो हमको लेके नहीं जाना चाहिए, तो फ्रेंड्स जो भी चीज़ें बैन हैं आपके एडमिट कार्ड में उसका नाम लिखा होगा, जैसे कि मोबाइल, घड़ी, जो भी चीज़ें हैं उन्होंने बैन किया है, अंगूठी वगैरह जो भी चीज़ें, तो आपको नहीं ले जानी है। कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि हाथ में जो धागा बंधा होता है उसको भी वो लोग काट के निकाल देते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको पहले से ही नहीं करके जानी है कि क्यों हम इस चीज़ की सोच में पड़ें कि हमको ये निकालना है वो निकालना है। आप एकदम सिंपल तरीके से जाइए, कोशिश करिए कि आपके जो पॉकेट है उसमें कॉइन्स भी ना हो, नोट हो वो उसको रख लीजिएगा, सिक्का अगर हो तो उसको बैग में रख के जमा कर दीजिएगा। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से आपको कोई पेपर या पेन ले जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पे आपको वो चीज़ें उपलब्ध करा दी जाती हैं, पेपर और पेन, जिसको बाद में आपको खुद ही जमा कर देना होता है। यानी वो लोग आके खुद लेके चले जाते हैं और आपके सीट पे वो लोग दे के चले जाएंगे। ये तो हो गई एग्ज़ाम में एंट्री और भी बातें। फ्रेंड्स एग्ज़ाम देने के लिए भी हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में, एक बार और बताते हैं कि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठिए, एग्ज़ाम चालू हो, उस समय आप 1 से 75 तक सारे क्वेश्चन को एक बार में ज़रूर देखिएगा। ऐसा ना हो कि आप 1 घंटे की जब टाइम है उसमें, तो 1 से लेकर 75 तक की क्वेश्चन में तो लगे देखने, लेकिन एक एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देते चले गए और ऐसा हुआ कि आप 50 या 60 क्वेश्चन तक पहुँचे, तब तक आपकी टाइम पूरी हो गई। ऐसा नहीं करिएगा। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर जल्दी से दीजिए और नेक्स्ट कर लीजिए, 7 नेक्स्ट, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन अगर कन्फ्यूजन वाला है तो उसको नेक्स्ट कर दीजिए। अगर अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा समझ में आ रहा है लेकिन टाइम लेने वाला है, उसको मार्क फॉर रिव्यू करिए, आगे बढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है जो 90% हमको इसका संभावना लग रहा है कि इसके ये ऑप्शन सही है, लेकिन 10% में हमको कन्फ्यूजन लग रहा है, तो फिर आप उस स्थिति में जिसका 90% आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन पे टिक करने के बाद मार्क फॉर रिव्यू करिए, आगे बढ़ जाइए।
ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर आपको टाइम नहीं मिला और उस क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं तो उसका आंसर सेव हो जाता है, यानी उसकी गणना रेलवे करेगा। तो 90% संभावना वाले में हो सकता है कि सही भी हो जाए, लेकिन जिसका ज़्यादा कन्फ्यूजन है और ये है कि हमको टाइम मिलेगा तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो उसके ऑप्शन पे टिक ना करिएगा, उसको सीधे वैसे ही मार्क पर रिव्यू करिए। और जब आप शुरू 1 से लेके 75 जो क्वेश्चन है उसको 40 या 45 मिनट में देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसी स्थिति में जब आपके पास 15 या 20 मिनट का टाइम बचेगा ना, तो आप जो भी क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किए हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किए हैं उस पे जाके देखिएगा, लाइन से ऊपर दिखाएगा उस पे देखिएगा। ऐसा नहीं कि फिर 1 से 75 जाना चालू करिए, ऐसा नहीं, सीधे आपको जो मार्क फॉर रिव्यू किए हैं उस पर टिक करना है, उसको देखना है, उसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप 10 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किए हैं ना, तो 3 या 4 उसको ज़रूर आप सॉल्व कर लेंगे दूसरी बार में, उतने ही टाइम में। ठीक है, उसके बाद से टाइम बचा तो जिसका आंसर दे के मार्क फॉर रिव्यू किए उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि आपका नंबर ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब